मैं आपका अगले रोज बयान देख रहा था जिसमें आप फरमा रहे थे कि पीटीआई के लोग मेरे साथ बैठना भी गवारा नहीं करते। मैंने कहा यार दफा करो इसको, छोड़ो। मैं दूसरे बंदे के पास बैठ गया। हाँ। वो जनाब भी उठ के जाने लगा। मैंने कहा तुम किधर जा रहे हो? कहते मेरी नई नई शादी हुई, जाके मैंने घूंघट उठाना है। 7-8 साल पहले मेरी स्टोरी ये है कि मैं बाइक चलाता होता था। तो अभी मेरे पास रेंज रोवर थी, वो मैंने बेची दुबई में, और इसके अलावा रोल्स रॉयस ली मैंने। सर पिज्जा मंगवाती तो मुझे मिलता क्या है? आते आते सारा चिकन तो ऊपर से ये खा जाता मोटू। हाँ तो चीज तो अंदर ही होती है ना उसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरे साथ मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट फाना सयाल। नाज़रीन, जो लोग ये समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो में रातों रात करोड़ों का मुनाफा हो जाता है, आज का शो उनके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेक्स के मैदान के बहुत ही तजर्बाकार खिलाड़ी, जो आज हमें बताएंगे कि ट्रेडिंग में पैसा कैसे बनता है और कैसे डूबता है। इस मैदान के मेंटोर बदर तनवीर। लेकिन नाज़रीन, पहले आपके लिए चलते हैं हमेशा सुर्खियों बल्कि शह सुर्खियों में रहने वाले मोहतरम जनाब शेर अफजल मरवत की तरफ। अच्छा मरवत साहब, ये फरमाया गया कि मैं आपका अगले रोज बयान देख रहा था जिसमें आप फरमा रहे थे कि पीटीआई के लोग मेरे साथ बैठना भी गवारा नहीं करते। तो इसमें आपका कसूर है या पीटीआई के कारकुनों और लीडरशिप का कसूर है? हाँ जुनेद भाई, अब ठीक कह रहे हैं। ये मुझे इग्नोर करते हैं, जाहिर सी बात है। मेरे साथ तो बैठना ये गवारा ही नहीं करते, तो मैं अब कैसे अंदाजा हो गया इतनी जल्दी? देखिए, हमसे ज्यादा कोई ये समझ नहीं सकता। आज अपने दिल के पपोले में फोड़ूंगा आपके शो में। मैं यूं पकड़ लेता हूं जब मुझे कोई इग्नोर करता है। कॉलेज लाइफ से मैं आपको बताऊं, जब हम किसी लड़की से किताब लेते थे तो देखते थे उस किताब के अंदर लड़की अपना मोबाइल नंबर नहीं देती थी। जिसमें नहीं होता था हम बंद करके वापस देते थे, ये लो जी तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, बाय बाय। हमसे ज्यादा कौन इस चीज को समझ सकता है इग्नोरेंट क्या होती है। जिस मजमे में जाके, जिस महफिल में बैठता हूँ, वहां से उठ के पीटीआई वाले जो है वो चले जाते हैं। वो एक बंदा जा रहा था, मैंने कहा बैठो कहाँ जा रहे हो? कहते हैं मैं सिगरेट जलाने जा रहा हूँ। मैंने कहा यार मेरे माचिस से जला लो। कहता है कि मैं मालब्रो का सिगरेट पीता हूँ, मालब्रो के माचिस के अलावा किसी से जलाऊं तो ये कैंसर का बायस बनता है। मैंने कहा यार तुम भी जो है बहुत बड़े बहानेबाज हो, क्या हमें नहीं पता? एक वकील को तुम जो है वो बेवकूफ बना रहे हो। मैंने कहा ए तू शौकत खानम द डॉक्टर। मैंने कहा यार दफा करो इसको, छोड़ो। मैं दूसरे बंदे के पास बैठ गया। वो जनाब भी उठ के जाने लगा। मैंने कहा तुम किधर जा रहे हो? कहते मेरी नई नई शादी हुई, जाके मैंने घूंघट उठाना है। तो मैंने कहा मामा यहाँ तुम टिंडे लेने आए थे, तुम्हें जाके घूंघट उठाना है। आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, एक ऐसे बंदे के साथ बैठे हैं जिसकी तारीख है। फिर इसके बाद एक और बंदा वो भी उठ के जाने लगा। एक से एक बढ़ के जो है वो इग्नोर कर रहा है। एक उठ के जा रहा था। मैंने कहा किधर जाते हो? बोलते यार वो मैं सब्जी लेके आया था, धनिया जो है वो फ्री वाला रह गया, वो लेने जा रहा हूँ। क्या मैं बच्चा हूँ? मुझे नहीं पता। एक और बंदा उठ के जाने लगा। अब देखिए ये महफिल के आदाब के खिलाफ होता है। बिल्कुल। एक एक करके जैसे परिंदे उड़ते हैं, ये एक एक करके उड़ के बहाने मार मार के जा रहे हैं, हमें नहीं पता। तुम बहाने करके जाना चाहते हो। मैंने कहा हाँ भाई तुम किधर जा रहे हो? बहाना क्या मार रहा है? क्या? पानी वाली मोटर मैंने चलती छोड़ दी थी, उसका बटन बंद करने जा रहा हूँ। मैंने कहा यार छोड़ो, बंद नहीं करो, जितना एक्स्ट्रा बिल आता है बिजली का मैं तुम्हें देता हूँ। बोलते हैं बिजली के पैसे तो मैं ले लूं शेर अफजल साहब, लेकिन जो ये ओवरफ्लो पड़ोसी के वहां जो है और उसने जो गालियां देनी है वो कौन बर्दाश्त करेगा? मैंने कहा यार वो भी तुम मुझे दे दो, वैसे ही तो कह रहा हूं। इसी असना में जुनेद भाई एक बंदा और उठ के जाने लगा। मैंने कहा भाई तुम किधर जा रहे हो? कहते ये जो अभी बंदा उठ के गया है मोटर बंद करने, ये मेरा सगा भाई है, ये बंद करेगा मैं जाके चलाऊंगा। तो जुनेद साहब क्या हम बेवकूफ हैं? हमें नहीं पता चल रहा मजमे में कौन जो है वो हमारा चीज़ा कर रहा है, कौन इग्नोर कर रहा है। हमने ये चीजें ऐसे नहीं सीखी। हमने जुनेद साहब लाठियां खाई हैं, हमने खतरात मोल लिए हैं। आज ये उठ के ओहदेदार बनते हैं और बड़े बनने की कोशिश करते हैं, दावे करते हैं। और याद रखना जुनेद साहब, इधर मेरी बात तो सुने यार, आप भी इंटरेस्टेड नहीं, आप भी इग्नोर कर रहे हैं। मुझे लगता है आप भी मोटर जो है चलती छोड़ दें। नहीं, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो फैन है लेकिन तो मेरे भी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि आपने जो रास्ता भी अपनाना है पूरी यकसुई के साथ अपनाएं। जुनेद भाई ये मजसूई तो हमने सुना है, ये यकसुई क्या होता है? ये पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक ही काम करें। हाँ। अच्छा नहीं तो वो हम कर रहे हैं, और रोज रोशन से आया है ये बात फलक शगाफ के नारे।
कि हमने अपने आप को उतारा है मैदान के तेरे दरिंदे के अंदर। वाह जी वाह 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 वाह। अच्छा मरवत साहब ये बताएं कि आपने किस बिरते पे इतना बड़ा चैलेंज दे दिया है कि एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे दे दे तो मैं पूरे मुल्क से लोग निकालूंगा। हाँ देखिए सुहाना बीबी, बात ये है कि चैलेंज खुद को देना मेरे एक पुराना मशगला है। मैं हर दिन अपने आप को एक चैलेंज देता हूँ और ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये अगर मैंने कोई बात की है सोच समझ के की है। आप मुझे सिर्फ आप जिम्मेदारी दें, मैं यकीन जाने ऐसे ऐसे आइडियाज हैं लोग मजबूरन घरों से निकलेंगे। मरवत साहब आप कैसी अजीबो गरीब बातें करते हैं, एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे दे दें। ये एहतजाज की जिम्मेदारी है, जमीन का ठेका है जो आप कह रहे हैं मुझे दे दें। जुनेद साहब, लोगों को घरों से बाहर निकालना एक साइंस है, एक आर्ट है, एक सियासत है और ये शेर अफजल मरवत से अच्छा कोई नहीं जानता। मेरे पास ऐसे ऐसे तरीक़ेकार हैं, तरीक़े-ए-जात हैं, मुरव्वजात हैं कि मैं यूं करके लोगों को निकालूं। मसलन बताएं ना। भाई पहले मरहले में हम जो है वो 100 लोगों की टीम में तैयार करूंगा लड़कों की। हर घर की बेल बजाएंगे और जैसी बंदा बाहर आएगा कौन है उसको यूं पकड़ के बोलेंगे एहतजाज में। तो 100 लोग तो बाहर आ जाएंगे घरों से। यानी कि पहले मरहले में ही आपके 100 लोग बाहर आ गए। अच्छा अब आ जाइए जुनेद साहब दूसरे तरीके पे। देखिए खवातीन का जो नंबर है वो हमारी सियासत में एहतजाज में बड़ा काउंट करता है। बिल्कुल। अब उनको घरों से निकालना बहुत मुश्किल मरहला होता है, लेकिन उसके लिए भी आपके भाई ने तरीके निकाला हुआ है। क्योंकि औरतें अपने ड्रामे घरों में देखते हुए छोड़ नहीं सकती। बहुत मुश्किल है। उनके लिए ये है कि मोहल्ले में एक खातून से ऐलान कराएंगे, सफायर के सूट पे 70% सेल लग गई है, डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी आ जाओ। ये ऐलान होगा, सारी खवातीन बाहर एहतजाज के लिए निकल गई घर से। अब सारी औरतों को तो सूट नहीं चाहिए ना। देखिए मुझे पता था, क्योंकि आप जैसे लोग ये सवाल करेंगे इसलिए जवाब में बना के बैठा हुआ हूँ। देखिए जो खवातीन की एक और हम अट्रैक्शन रखेंगे, घरों से वो बाहर कैसे निकले। मोहल्ले में हम एक और ऐलान कराएंगे, आपके नाम बेनजीर इनकम सपोर्ट में आ गए हैं। ये सुन के खवातीन लोग बाहर आ जाएंगे। और जुनेद साहब देखिए, औरतों को घरों से बाहर निकालने का ऐसा जालिम तरीका मैंने सोचा है, अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट से भी बात नहीं बनी, ठीक है, वो बैकफायर हो जाता है, तो उसका तीसरा तरीका भी हमारे पास मौजूद होगा। हम ऐलान करा देंगे, नसरीन, नजमा, परवीन, शबाना, तुम्हारे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है और उसकी दूसरी बीवी तुम्हारे मोहल्ले में ही बाहर खड़ी है। ये सुन के औरतें और बाहर आ जाएंगी। जो 65% है और पीटीआई की मैं समझता हूँ असल ताकत है, वो है जेनजी। हाँ नौजवान। और आप जुनेद भाई अपने भाई का दिमाग चेक करें, जो मैं ट्रिक इस्तेमाल करूंगा जेनजी पे, मैं 65% जो नौजवान है उनको एक ही वक्त में एक मैसेज भेजूंगा। उस पे होगा कि जी कि पुर्तगाल के प्री वीजे आ गए हैं, फौरन हासिल करें, और एड्रेस नीचे दे दूंगा जलसागाह का। यकीन जाने कि नौजवान अपने घर तो क्या इस मुल्क से भी बाहर निकल जाएंगे। क्या समझते हैं? ये देखें जुनेद साहब, ये जो बेवकूफ मुझे इस मामले से निकालने का सोच रहे हैं, इन्हीं बेवकूफों को यही नहीं पता कि इसका असल खिलाड़ी तो मैं हूँ। अब जुनेद भाई छोटे बच्चे रह गए, इनके लिए भी मैंने सोचा है, इनको भी मोबिलाइज करना है। मेरा हर नुमाइंदा हर मोहल्ले में जाके एक ही आवाज लगाएगा, बालो कुड़ियो चीज बंडी दी ले जाओ, बालो कुड़ियो चीज बंडी दी ले जाओ। यकीन जाने कि मर्द और खवातीन और ये बड़े लोगों से ज्यादा तादाद बच्चों की होगी। अच्छा बात इलिना खास था, अगर जुनेद भाई ये सारे प्लान फेल हो जाते हैं तो आपके भाई ने उसका भी हल सोचा है। ऐसा जालिम प्लान बना के रखा है कि आप देखेंगे कि अगर ये नाकाम होते हैं तो मैं फिर एक ही रास्ता इख्तियार करूंगा। वो जो कहते हैं ना कि 100 सोनार की एक लोहार की, तो ये एक आखिरी लोहार की होगी। वो क्या? वो ये कि मैं मस्जिदों की लाउड स्पीकरों में ऐलान करूंगा कि लोगों सैलाब आने वाला है, जल्दी जल्दी अपने घरों से निकलो और किसी ऊंची जलसागाह पे पहुंच के पनाह हासिल करें। बात बिना कहना के बताया नहीं। ऊंची जलसागाह। ऐलान खत्म हुआ और साथ सैलाब भी खत्म हुआ। अच्छा मरवत साहब, आपने ऐलान किया था कि आप 800 लोगों पर मुश्तमिल सोशल मीडिया वॉरियर्स की टीम बनाएंगे जो पीटीआई को काउंटर करेंगे, उसका क्या बना? ये जो अभी मैंने राम कथा सुनाई है जो लोगों को निकाल रहा है, ये तो सफायर का जो ऐलान करना है औरतों के लिए कि मैंने करना है, ये उन्हें नहीं करना है जो मेरी 800 टीम के लोग हैं। वहाँ से नौजवानों को वीजों के सुनीत सुना रहे हैं, वहाँ से बच्चों के लिए वंडी जो ले जाओ वो जो बोल रहे हैं और जो ऐलान कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं। साहब ये अजीबो गरीब सा आपने अपनी तरफ से क्रेडिट लेने की कोशिश की है
कि पीटीआई के सोशल मीडिया वाले जो हैं जब तक आपको गाली ना दें उनको व्यूज नहीं मिलते, ये क्या बात है? देखिए, इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो साथ में पीटीआई का वर्कर भी था। अच्छा। मैंने उस वर्कर से पूछा, ये मुझे गालियां क्यों देते हो, इससे क्या होता है? बोलते हैं मरवत साहब, इससे व्यूज जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा। मैंने कहा कैसे? उसने मेरे साथ बैठे हुए लिखा कि मरवत गद्दार है। अच्छा। और मैं पास ही बैठा था, मैंने भी लाइक कर दिया। ये उसका जो है वो इम्पैक्ट है। इसका मतलब जुनेद साहब के एंटी मरवत पोस्ट में कोई तो अट्रैक्शन है ना, ऐसे थोड़ी है। अच्छा मरवत साहब, ये ना हो कि आप अपने खिलाफ खुद ही पोस्टिंग करवा के डॉलर कमाने लग जाए। गुड आइडिया। अच्छा मरवत साहब, ये फरमाइएगा कि आपने एक तरफ मजीद सूबे बनाने की हमायत का ऐलान भी किया है, साथ अजीबोगरीब ख्वाहिश भी कर दी है कि जी हजारा का सीएम आपको बना दिया जाए। जुनेद भाई देखिए, ये कोई इख्तिदार का लालच नहीं है, वही अवामी खिदमत का कीड़ा है जो चैन नहीं लेने देता। इस पर मैं क्या कहूँ, बस यही कहूँगा कि कुछ सड़कें पक्की करनी है, आहा। कुछ वादे सच्चे करने हैं, गटरों पे ढक्कन लगाने हैं, हाँ। कुछ खुरे पक्के करवाने हैं, जो पकड़े जाएंगे तानों में हाँ। वो बंदे भी छुड़वाने हैं। हम इक्तिदार के भूखे नहीं, हम खिदमत के दीवाने हैं। सीएम बनना हो या पीएम बनने की ख्वाहिश हो, हमेशा जल्दी कर देता हूँ, हमेशा जल्दी कर देता हूँ। हमने लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा मतलब ये बताएं कि आपको कमोबेश एक दहाई हो चुकी है या होने वाली है क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग से वाबस्ता हुए, लोगों को एजुकेट करते हुए, बताते हुए कि ਇਹਦੇ 'ਚ बड़ा पैसा है, कच्चे घर 'ਚ ਰਹਿਣ है, थोड़े जे पैसे लाओ तो वेखना फिर डिफेंस ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੀ ਕੋਠੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ याद ही नहीं रहना कि मेरा घर ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ है, और आखिर 'ਚ पता लगना कि कोई भी नहीं मेरा, अच्छा सी वो भी नहीं मेरा रहा। पूछने का कहने का मकसद ये है कि इतने साल हो गए आपको भी इससे वाबस्ता हुए, हम भी ये वो तमाशा शब-ओ-रोज़ मेरे आगे, वही है मामला है कि हम देखते हैं कि इस फील्ड में जो भी आता है ना वो एक अपने आप को तिलिस्माती किस्म के माहौल में पाता है। चार लोग इधर से कहते हैं कि उसमें बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा है, और देखते देखते फलां नहीं रफ़ीक अपना उसने ये कर लिया वो कर लिया, और इधर से चार आवाज़ें आती हैं, ओ इसके करीब भी ना जाना, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, फलां बंदा लुट गया था, घर के बर्तन बिक गए थे। तो असल मामला क्या, क्यों इसमें एतबार और एतमाद नहीं आ रहा, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी और ख़ास तौर पे क्रिप्टो में भी? अच्छा, एक तो हम बहुत ही लेट अडॉप्ट कर रहे होते हैं चीज़ें। अच्छा। एक तो ये भी है, मतलब इंडिया हमसे बहुत आगे होगा, हम बहुत ज़्यादा लेट अडॉप्ट कर रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि अब कोई भी और काम कर रहे हैं ना, जैसे कार का शोरूम किसी ने बनाया है, कोई सब्ज़ी का काम, कोई भी दुनिया का काम शुरू किया है, तो उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यार ये मैंने बाय सेल करना है और बस दैट्स इट, और वो समझते हैं कि बस यही है सब कुछ, जबकि यहाँ से तो काम का आगाज़ होता है, गेम का आगाज़ होता है। फिर उसके बाद एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे लोगों को डेमो दे दिया जाता है। अब जो डेमो दिया जाता है ना, वो समझते हैं कि अच्छे भले ज़हीन लोग भी आके कि यार मैंने तो वो डेमो में इतना बना लिया है, तो तुम कह रहे हो इतना मुश्किल है ये। वो फिर हमें कुछ समझ ही नहीं रहे होते, वो कह रहे होते हैं भाई बदर को कुछ आता जाता नहीं है, हम ही सब कुछ हैं। और वो समझ रहे होते हैं कि $10,000 पे हमने 5,000 बना दिया। वो तो जब पैसे डालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यार ये क्या है। यानी बज़ाहिर जो ये काम शॉर्टकट लगता है, ये पेशेंस का काम है। ये पेशेंस का काम है। पेशेंस, जिस बंदे ने में पेशेंस होना, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा। पेशेंस कितनी हो, ये तो नहीं ना आप कह सकते कि यार $2,000 लगा दो और 5 साल गुजर गए तो वो 2,000 का 2,000 ही है। आप कह रहे हैं कि पेशेंट, यार बी पेशेंट, बी 5 साल और गुजर गए, आपका यार बी पेशेंट यार। उसकी उम्र बेचारे की 70 साल हो गई, आप कह रहे हैं यार बी पेशेंट। ऐसा तो नहीं, इतना ही पेशेंस भी तो नहीं अच्छा, ना। इसमें पेशेंस से ज़्यादा ना इसमें इमोशनल कंट्रोल चाहिए। अच्छा। अब मैं चूंकि इतने स्टूडेंट्स हैं तो मैं ये सर्वे भी करता रहता हूँ कि कौन लोग ज़्यादा कामयाब हैं। इसमें जो ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं ना, या तो वो जो थोड़ा सा ओवर द 40 के एज वाले लोग होते हैं, या जो अब बिल्कुल बच्चे हैं ना, 16, 17, 18 साल वाले, वो ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। अच्छा, वो जो बड़ी उम्र के हैं वो तो उनकी फ़ैसले की कुव्वत बहुत अच्छी होती है, एक्सपीरियंस उन्हें होता है, उन्हें पता होता है कि कारोबार कैसे होता है, नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है।
और बच्चे इसलिए ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं कि वो डिपेंडेंट होते हैं माँ बाप पे। उन्हें इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि यार बिजली का उसको बिल। पता है कि अगर बर्बाद भी हो गए तो मेरे केड़े होने ने अब्बा ही थे। तो वो ये वाला पेशेंस चाहिए, यानी कि जो लोग आते हैं ना कि यार हमारे घर का खर्च यहाँ से चलना शुरू हो जाए, वो हमारे ना उनको नहीं आना चाहिए। हाँ, क्रिप्टो हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, अगर घर का खर्च आप उस पर चलाना चाह रहे हैं तो फिर इस फील्ड में ना आए। नहीं, ये एक इजाफी आमदन है सिर्फ। इजाफी आमदन है, वो भी बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि 2-3 महीने के अंदर, या आप चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर ही बन जाए। अच्छा जी, हम शायर से पूछते हैं कि पहला शेर कब कहा। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के एक्सपर्ट हैं, आपसे हम ये पूछेंगे कि आपने कब ट्रेडिंग स्टार्ट की। पहली ट्रेडिंग कब की? हाँ। हाँ, पहला ट्रेड कब कहा? पहला नुकसान और पहला फायदा भी। हाँ, पहला ट्रेड किया 6-7 साल पहले। मतलब मैंने 1-2 बिजनेस शुरू किए तो उनमें मुझे नुकसान हो गया, तो छोटा मोटा कर्जा भी चढ़ गया। तो मुझे एक दोस्त ने और कहा फिर कि आपने दिल में सोच लिया होगा, किसी ने कहा यार ये हराम काम है, इसमें जुआ और सट्टा है, मैंने नहीं करना। नहीं, वो कर्जा यहाँ पे नहीं चढ़ा था, इससे पहले था। तो मुझे दोस्त ने कहा यार ये शुरू करो, यहाँ से कर्जा उतर जाएगा। अच्छा। पहले मेरे ऊपर लाख रुपए कर्जा था, तो ये शुरू करने के 6 महीने बाद 20 लाख था। वो खैर, ओए शुरू में इतना नुकसान उठाना पड़ा आपको। हाँ, शुरू में अच्छा फिर भला कामयाबी की सीढ़ी कहाँ पे हाँ। मिली आपको? अच्छा, कामयाबी की सीढ़ी यहाँ पे आई कि मेरे एक उस्ताद ने कहा कि यार देखो, एक इसमें चीज़ होती है स्टॉप लॉस, यानी कि लॉस तुम्हें हर सूरत एक्सेप्ट करना है कि लॉस होता है इंसान को। तो जब तुमने ट्रेड लेनी है तो उस वक्त गिनना है कि कितना मुझे लॉस हो रहा है, और उसकी फातेह पढ़ देनी है तुमने कि ये तो अब गए। तो जब तुम इस तरह से करोगे तो तुम हर ट्रेड में रिस्क मैनेज करोगे, हर ट्रेड में ये सोच के करोगे कि यार ये कारोबार है, कोई खेल नहीं है, जुआ नहीं है। अच्छा, आप नए आने वालों के दिल में जो ये तासुर है, खौफ है, ये कैसे ख़त्म करेंगे कि यार ये जो है जुआ नहीं है, ये मतलब ट्रेडिंग है, बिजनेस है। हाँ। अच्छा, हर बंदा तो जुआ खैर नहीं समझ के आता, लेकिन ये ज़रूर समझ के आता है कि यार अब मैंने जो है ना वो गैराज देखना शुरू कर देता है कि कहाँ से मैंने लैम्बोर्गिनी लेनी है, कहाँ से फरारी। और फिर तबाह बर्बाद होने के बाद उसी गैराज के बाहर पुरानी करोला पे टाकी मार। बस इसमें ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये कारोबार है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। हाँ, 2 साल पहले इसके एक दिन का हुजम $7 ट्रिलियन था 2024 में। तो जब इतनी बड़ी मार्केट है तो इतना आसानी से हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि जिसमें बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं, दुनिया का बड़ा कैपिटलिस्ट इन्वॉल्व है, वो इतना आराम से तुम्हें पैसे दे देगा। अच्छा बदर भाई, ज़्यादा जो बदएतमादी कह लें या बेएतबारी कह लें, वो क्रिप्टो में है या फॉरेक्स में है? वो फॉरेक्स में है, फॉरेक्स में ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। क्रिप्टो में ज़्यादा नहीं है? लोग कहते हैं यार एक ऐसी करेंसी जिसका कोई वजूद ही नहीं है, किसी भी वक्त ये खूबसूरत इमारत जो है ये धड़ाम से नीचे गिर सकती है। क्रिप्टो जो है ना इतनी वॉलेटाइल नहीं है। फॉरेक्स मार्केट का तो आप कह लें कि 1/3 1/8 भी नहीं है शायद। तो फॉरेक्स जो है ये तो बैंकिंग का काम है असल में। इसमें तो करेंसीज हैं, यूरो है, पाउंड है, डॉलर है, गोल्ड है। जो हम सुनते हैं कि आलमी मंडी में इतना तेल ऊपर चढ़ गया, इतना नीचे आ गया, तो ये तो वो है बेसिकली। तो और वॉलेटाइल है बहुत ज़्यादा, तो जितनी वॉलेटाइल होगी वो उतनी ज़्यादा ख़तरनाक होगी। अच्छा बदर, ये बताइएगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा जो पैसा है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं है, बल्कि फॉरेक्स ट्रेडिंग पढ़ाने में है। हाँ, यस। आप लेक्चरर बन जाओ, आप उसके एक्सपर्ट बन जाओ और सोशल मीडिया पे पढ़ाना शुरू कर दो, कोर्सेज बेचना शुरू कर दो, तो फिर बड़ा पैसा है। ऐसा ही है, पैसा तो बहुत है। मेरे आप कह लें कि कोई 5000 स्टूडेंट्स, 5000 से ज़्यादा पेड में पढ़ा चुका हूँ पेड स्टूडेंट्स को, और $200-250 मेरी फ़ीस है, मैंने भी किया है। अच्छा। लेकिन अब ये इसमें आपको ये पता होना चाहिए ना कि यार आप जिससे सीख रहे हैं उसको खुद आती जाती है या नहीं है। नहीं, आपसे सीखने के बाद क्या उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, उनको फ़ायदा हुआ है? हाँ, मतलब लेकिन अब इसमें कह दें कि फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, लेकिन वो रेशो बहुत कम है। मतलब आप कह लें कि चूंकि जज्बाती हैं लोग, नहीं कर पाते। नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या है? जब आप खुद ही फरमा रहे हैं कि जनाब इतनी बड़ी तादाद में है हाँ। और कम लोगों को फायदा हो रहा है, तो इस नाकामी हुई ना एक, तो क्या वजह है? हम यही जानना चाह रहे हैं, क्यों लोग नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं, क्या वजह है? एक रात में रातों रात अमीर बनने का ख्वाब वो पूरा नहीं होता?
ये बहुत बड़ी रीज़न होती है। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि यार अगर सलीम के बेटे ने समोसे की दुकान बनाई हुई है, उसका 1000 समोसा बिक रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी सामने बना के तुम्हारे भी बिकना शुरू हो जाएंगे। उसकी एक पूरी जर्नी सलीम है। के बेटे ने समोसों की दुकान नहीं बनाई, सलीम का बेटा एंकर है। सॉरी। सर सॉरी भी कर रहे हैं। तो यानी कि आपने किसी की नकल नहीं मारनी, रेस में नहीं आना। हाँ, रेस में नहीं आना। देखें कि यार उसकी जर्नी है। लोग ये समझ रहे होते हैं कि यार बदर के पास ये गाड़ी है, उसके पास रेंज रोवर है। जो मिसाल देनी है अपनी दे, सलीम के बेटे के छाबे में हाथ ना। हाँ, बस मजाक कर रहा था। मजाक भी नहीं कर रहा था, बस इत्तेफाक समझनी चाहिए कि इत्तेफाक कैसे हो गया ये। मेरे जहन में कोई और नाम ही नहीं आया। अच्छा, वो आप वो लैम्बोर्गिनी का कह रहे थे कुछ? हाँ, लैम्बोर्गिनी का ये कि मैं ना 7-8 साल पहले मेरी स्टोरी ये है कि मैं बाइक चलाता होता था। तो अभी मेरे पास रेंज रोवर थी, वो मैंने बेची दुबई में, और इसके अलावा रोल्स रॉयस ली मैंने। इसके पीछे पूरी जर्नी है। वो जर्नी मतलब कोई नहीं देखता, वो ये समझता है कि बदर इस जगह पे खड़ा हुआ है तो मैं भी इस जगह पे खड़ा हो जाऊं। वो जर्नी कोई नहीं देखता। हाँ बिल्कुल, वो जो अजहर फराह ने गालबन कहा था ना, ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। अच्छा बदर, ये बताएं फॉरेक्स हो या क्रिप्टो, आपको क्या लगता है कि किस मरहले पे जाके आपको नौकरी से रिजाइन दे देना चाहिए और अपने बॉस को कॉल करनी चाहिए, हाँ भाई करनी मेरे को नौकरी, बढ़िया चाड़ा पा रही है नहीं, बढ़िया तनख्वाह कट रही है नहीं? मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर आप उस स्टेज तक पहुंच भी जाए, पता चल सकता है कि फॉरेक्स भी गया और वापस उसी दफ्तर में आ गया, सर मैंने तो कॉल ही नहीं किया आपको। सर मेरा फोन हैक हो गया था। बस वो ये है कि मेरे ख्याल में पहले तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने आपको लगे कि यार यहाँ से कुछ बन रहा है, अच्छा बन रहा है और कंसिस्टेंट बन रहा है, फिर सिर्फ ट्रेडिंग पे इन्हिसार नहीं करना होता। मतलब ट्रेडिंग के अलावा हमेशा आपके पास एक पैरेलल कोई और इनकम होना ज़रूरी है। वो ट्रेडिंग में भी कोई और हो सकती है, वो ट्रेडिंग के अलावा भी हो सकती है, या अगर ट्रेडिंग से आपने कुछ कमा लिया है तो वो किसी और बिजनेस में या ट्रेडिंग में ही किसी तरह से कोई और पैरेलल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा बदर, ये बताएं कि आपको कमोबेश एक दहाई गुजर गई इस फील्ड में, अब आप एक्सपर्ट हैं, लोगों को गाइड करते हैं, ये बताएं कि नए आने वाले जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप 2 जुमलों में क्या एडवाइस करेंगे? मेरे ख्याल में ये जो लैम्बोर्गिनी की बात है ना, ये तो सोचें ज़रूर, नहीं सोचें ज़रूर, होनी ये चाहिए, लेकिन ये सवार नहीं होनी चाहिए। कामयाबी का मेयार ये होना चाहिए कि मैं अगर कम भी कमा रहा हूँ, कंसिस्टेंटली कमा रहा हूँ, तो वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। क्या अगर किसी के पास 50,000 रुपए हो तो क्या वो हकीकतन ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकता है या वो पैसे गंवाने के लिए आएगा? नहीं सुहाना, मैं बताऊं, देखें चुपचाप करके वो कमेटी डाल ले। नहीं, एक अलबत्ता बात है, मैं खुद भी ये सोचता हूँ बहुत सारी, मैं चूंकि रियलिस्टिक एक अप्रोच देना चाह रहा था इसलिए मैंने ये सारा लॉस ये वो सब कुछ किया। लेकिन वो एक असूल है कि मोर रिस्क, फाइनेंस का सेंटेंस है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। अब यहाँ पे मतलब जुमले पे गौर करें तो दरमियान में रिस्क आ रहा है। सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट आपको करनी आ जाए ना, तो इससे अच्छा, इससे आसान दुनिया का कोई काम नहीं है। ऐसे देखा जाए रिस्क तो हर कारोबार का बुनियादी हिस्सा है, रिस्क भी और रिस्क भी। अच्छा जी, सुहाना का सवाल, 4 ऑप्शंस, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है कि अगर ट्रेडिंग की जिंदगी पर एक जुमला कहना हो तो क्या कहेंगे? मार्केट किसी की सगी नहीं, आज प्रॉफिट कल का अल्लाह मालिक, नाजुक मोड़ से बच के रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क है तो इससे। मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। सर एक बात नोट करें कराएं कि सर मैं दवाई नहीं लिखवा रहा, एक बात कर रहा हूं। नोट करवा लेना, आपकी यार बात मेरे लिए आम है, हर बात मैं नोट करूंगा ना। तो सर क्लिनिक खोल के ना बैठे ना। अच्छा बताएं। सर नोट में आपको ये कराने लगा था कि जितना तेजी से इजाफा महंगाई में होने लगा, उससे दुगना इजाफा हसद में हो रहा। हाँ लाला बात जब भी करता है ना फजूल ही करता है, मतलब पता ही करता है। नहीं लाले, नहीं सीरियसली, जी। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बड़ी जबरदस्त बात की है तुमने,
और मुझे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। सर आप नहीं बताइए तो। नहीं, ये जो हसद है ना, हाँ जी। इसमें ये जो दुगना इजाफा किया है, किसने किया है? चले ये भी बताएं फिर। सर ये तो हुकूमत ने की है महंगाई में। हाँ, और हसद हसद में इजाफा किसने किया है? महंगाई में इजाफा किया है हुकूमत ने, सही। हसद में इजाफा किसने किया है? सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया। सही। यानी कि किसी की भी नॉर्मल वीडियो देख के कुछ भी लिख देते हैं हसद में आके, हालांकि आपका उससे ताल्लुक ही नहीं है। हाँ ये इतनी मतलब हमारा वाहियात किस्म का रवैया है ना। आपका खानदान हो, आपकी वर्क प्लेस हो, जी। आपका गली मोहल्ला, रहने की जगह, कॉलेज, हर जगह पे हम किसी की कामयाबी पे खुश होना शायद अपनी तौहीन समझते हैं, अपनी, बल्कि मैं कहता हूँ नाकामी समझते हैं शायद। कि किसी को अगर हमने कामयाब तस्वर कर लिया कि और इसने यार मेहनत करके या अपनी जहानत के बलबूते पे ये चीज़ हासिल की है, तो ये तस्लीम कर लेने से मैं समझता हूँ कि मैंने अपने आप को नाकाम इंसान तस्वर कर लिया। अच्छा सर, ये हालांकि ऐसा नहीं है यार, उसका नसीब, मेरे साथ मेरा नसीब। सर, बेसिकली लोग इस तरह हसद करना शुरू हो जाते हैं, उनको लगता है कि अगर किसी के पास कुछ अच्छा खाना पीना, गाड़ी या कोई भी फैसिलिटीज है, कुछ भी है, उनको लगता है कि जैसे अल्लाह पाक ने ये उनके हिस्से का दूसरे बंदे को दे दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी है, इतनी मनफी सोच है कि हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि दूसरे के पास है, ये मेरी जेब से गया है, मेरे हिस्से से गया है। वही है ना कि मतलब मनफी सोच है। अच्छा, ये तो पहली सोच है ना, ये हसद की एक किस्म है कि आपने दूसरे की कामयाबी पर, दूसरे की अमारत पर, दूसरे की किसी चीज़ हासिल करने पर हमने जलन शुरू कर दी। एक और मुसीबत भी है, वो इससे भी गंदी स्टेज है, और वो मेरा ख्याल हसद नहीं है, वो शायद कमीनगी के जुमरे में आता है कि दूसरे के नुकसान पे खुश होना। जी 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 जी। पहली स्टेज ये है कि दूसरे की कामयाबी पर हसद में मुब्तला हो जाना। उससे अगली स्टेज जो लाजमी है, जो लामहला सेकंड स्टेज है, जो आनी है। अगर आप पहली स्टेज से बाज नहीं आते तो दूसरी स्टेज आनी है। वो ये है कि दूसरे की नाकामी पर दिल ही दिल में कमीनी किस्म की खुशी महसूस करना। सर, हसद और कमीनगी की इससे भी अगली, बल्कि अंग्रेजी वाली जो अगली है ना, वो ये है कि लोग किसी की मौत पे भी खुश होते हैं कि चलो चंगा होया, ऐते मर गया। हाँ बिल्कुल, किसी की मौत पे आपस में कानाफूसी कर रहे होते हैं कि इस खानदान दा यही थंब सी ऐ गया तो हम देख लेना इंशाल्लाह सारा खानदान ही गया। किस सतह तक हम गिर चुके हैं। सर एक बात नोट कर लें कि हसद हमेशा बैकलैश करता है, वो लौट कर जरूर आता है। यानी आप जिसके लिए बुरा सोचते हैं, जानते हैं, सेम फिर आपको वही मिलता। अच्छा, इसमें तो कोई दो आरा है ही नहीं ना कि चौधरी सोशल मीडिया की आमद से पहले इस दुनिया में ये जो हसद नाम की बीमारी थी, ये मेरा ख्याल है कि आज अगर 90% है तो उस वक्त 10% थी। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे आप देखते जाएं, स्क्रॉलिंग करते जाएं, पोस्टर देखते जाएं, किसी आपको नहीं भी जानता आप उसे हसद में मुब्तला हो जाते हैं। यार ये खाम खाई देखो एडा मशहूर हो गया है, यार ये काम मुझे आता है, मुझे तो कोई पूछता नहीं है। नहीं पूछता तो तुम मेहनत करो। सर, ये जो सोशल मीडिया पे लोग देख के हसद करते हैं, सारा कसूर उनका भी नहीं है, कसूर उन लोगों का भी है जो सोशल मीडिया पे पोस्टिंग और चीजें कर भी इसीलिए रहे हैं जो ताकि वो हसद में मुब्तला करवा रहे हैं। हाँ, उनका मकसद भी यही है भाई, आपको जलाना। जब उनका मकसद ये है कि मुझे हसद में मुब्तला किया जाए, मुझे जलाया जाए, मुझे सड़ाया जाए, बिल्कुल, तो फिर तो मैं उनको उनके मकसद में कामयाब करवा रहा हूं। अगर मैं मुब्तला हो गया हूं हसद में तो मैंने तो उनको कामयाब करवा दिया। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं हसद में ना मुब्तला हूं। और किसी को कामयाब देख के हसद में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल सा तरीका है, जब भी ऐसे लोगों को आप देखें एक ही बात कहें, अल्लाह तेरी खैर करे, अल्लाह तेरी खैर हो। अच्छा सर, सोशल मीडिया को छोड़ के आप देखिए कि नॉर्मल लाइफ में फैमिलीज में बड़ा जेलसी और हसद होता है। लोगों को दूसरों के बच्चों से हसद होता है। किसी बहन भाई का बच्चा या करीबी रिश्तेदार का बच्चा खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, अच्छा बोलता है। सुहाना, ये कुछ अर्सा पहले हमने अखबारों में ये खबर पड़ी थी कि एक ही फैमिली में बच्चा मार दिया था कि वो उसके बच्चे से ज्यादा प्यारा था। बिल्कुल। और ये जो फीलिंग है ना हसद की, ये आपको किस हद तक लेके जा सकती है आपको अंदाजा ही नहीं है। एक ये जो जादू टूना है, ये किस चीज का शाखसाना है? हसद का। हाँ, जादू टूना कौन करता है? जो हसद करता है आपसे।
और जो आपसे नफरत करता है वो यकीनन आपके बच्चों से भी नफरत और जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं अल्लाह पाक उनसे नेमतें छीन लेते हैं। छीन लेते। सर एक और बात नोट करें आप। ये सारा कुछ मैंने ही नोट करना है, आप इस शो में नोट नहीं लेते। मतलब मैं नहीं, कह आप रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने आए हैं। सर, मैं कह रहा हूँ सुन लें। देखिए आपने गौर किया होगा कि जहां 10 लोग बैठे हैं उनमें एक बंदा किसी की गीबत, बुराई या हसद वाली बात कर रहा होगा। जो 9 लोग बैठे हैं वो चस्के लेते हैं, वो एंजॉय करते हैं। आप अक्सर देख लें कि जब आप किसी की चुगली, गीबत या आप हसद का इजहार कर रहे हो, कभी आपने नोट किया किसी एक बंदे ने महफिल में से उठ के इस इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया हो कि यार ये तुम गीबत कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, या तुम हसद का इजहार कर रहे हो, ये मतलब इखलाकियात की खिलाफ वर्जी है। खुलो और बेशक ये हो कि आप उठ के चले जाएं तो आपस में कर रहे हो, है ही सड़ियल। यार मेरे मुंह पे कह दो ना, ताकि बाकी 9 को भी नसीहत हो जाए। अच्छा सर, आपने सरसब्ज इनकलाब तो सुना होगा, आज आपको सरसब्ज एहतजाज की खबर सुनाती हूँ। बांग्लादेश के शहरियों का हैरान कुन इकदाम। सड़क की तामीर से तंग गाजियाबाद के शहरियों ने सड़क पर धान की फसल उगा दी। शहरियों का इकदाम सोशल मीडिया पर वायरल, मुतलका हुकाम की दौड़ें लग गईं। और बंगालियों का तो बस नहीं चलता, वरना वो अपनी टिंड करा के सिरों पे भी मुंजी लगा लें। सर वैसे यही अमल जो बांग्लादेश में हुआ है कराची यूनिवर्सिटी की सड़क पे हो सकता है। हाँ, वहां पे लेकिन मुंजी उगाने की बजाय जितने जितने बड़े गड़े हैं ना, वहां पे माही परवरी, मछली पालने का काम ज्यादा अच्छा हो सकता है। बल्कि जितने बड़े गड़े हैं, मेरा ख्याल है कि मछली छोटी पड़ जाएगी, मगरमच्छ पालने चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ये मगरमच्छ पले हैं तो ये गड़े पड़े हैं। सर वैसे जिस सड़क पे ये चावल की फसल उगी है, ये पक के कटेगी, बिकेगी, जो पैसे आएंगे तब उससे दूसरी सड़क बनेगी। हाँ, फिर उसी सड़क के किनारे एक दाल चावल की मशहूर दुकान खुलेगी। जो भी बंदा वहां से चावल खाएगा जरूर कहेगा यार चौलां च बजरी कित्थों आ रही है, उसे सड़क दी बजरी आ रही है चाचा। अच्छा जी, आज की वीडियो सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, स्पाइडरमैन बिलाखिर पाकिस्तान पहुंच गया। हाँ, जूते पॉलिश कर रहा है। यस। रोटी तो बहर तौर कमा खाए मुछंदर। हाँ सर, फिल्मों में तो ये स्पाइडरमैन हाथ से जाले निकालता है ना, यहाँ पे लोगों के घरों के जाले निकालेगा। सर मुझे लगता है कि इसको जूते पॉलिश करने के लिए किसी ने देने नहीं है। क्यों? ये लेके उड़ जाएगा। सर मुझे लगता है ये उधार बहुत ले चुका है, अब ये अपनी शनाख्त छुपाने के लिए स्पाइडरमैन को बदनाम कर रहा है। मुझे लगता है कि इसने पीरा फोर्स से डर के ये हुलिया इख्तियार किया है। जैसे ही छापा पड़ता है उड़ के इधर, इधर छापा पड़ता है उड़ के इधर, इधर से उधर, सारा दिन यही करता रहता। अच्छा, हाथों में जूता पहना हुआ है और सामने बैठे हुए को दनाई की बातें समझा रहा है। ओए सौरे नु बहुते फुए नहीं चढ़ाई था, और खुद बेशक सुसर के जूते पॉलिश कर रहा हो। दिन एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चैनल में बाद। दिन ऑफिस हो या घर, मुलाजमीन के नखरे बाज़ औक़ात शैतान की आंत की तरह बढ़ते ही चले जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। सर मैंने आपको फाइल मेल की है, वो चेक कर लीजिएगा। आज अभी तक शर्जील क्यों नहीं आया? सर शर्जील कह रहा था कि आज कुछ सरप्राइज है। उसकी तरफ से सरप्राइज क्या होना? ना उसका सर है ना उसका प्राइज है। सर कुछ चल रहा है, आजकल वो मोबाइल में भी बहुत बिजी रहता है और उसके चेहरे पे स्माइलें बड़ी आ रही होती हैं, खुद ही बैठा बैठा शर्मा रहा होता है। मोबाइल की मसरूफियत कोई अच्छी चीज नहीं है वैसे। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम सलाम। तेरी शादी का ख्याल किते दिल च आ गया? पुत्र ना तेरे मां प्यो दे दिल च आ सकदा, ना कुड़ी दे मां प्यो दे दिल च आ सकदा, ना जिस महल्ले च रहना उन्हां दे दिल च ख्याल आ सकदा। और वैसे भी कट्टो बच्चों की कहाँ शादी होती है। आखिरकार माशे मैं दुल्हा बन ही गया। क्या मतलब? यस, मेरे पापा और मम्मा मेरी शादी कर रहे हैं सर। व्हाट? शादी? यस। 37 ईयर ओल्ड में किसने तुम्हें रिश्ता दे दिया है? तेरे इस उम्र दे विच ते तेरे वर्गे बंदे दे मोबाइल ते उबर नहीं आंदी, कुड़ी कित्थों आनी? सर आपको एक तो कार्ड में व्हाट्सएप कर दूंगा। अच्छा, और दूसरा सलामी दिन व्हाट्सएप कर देंगे। अच्छी बात है तुम शादी कर रहे हो, और बेटा तुम्हें पता नहीं कि ये जो शादी होती है ना, ये इंसान के लिए कितनी ज़रूरी होती है। एक इंसान की ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए किसी के बंधन में बंध जाना, यही शादी होती है। और एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, जीवन साथी बनना, एक गाड़ी के 2 पहिए बनना, यही ज़िंदगी है। अब देखो,
आज मुझे एक दिमाग में बात आ रही है, इसके अम्मी अबू अगर शादी ना करते, आज दुनिया कितने सुकून में होती। बिल्कुल हमारे दफ्तर में आज कोई बात ना हो रही होती, हम तीनों बैठे काम कर रहे होते। सही बात है। सर आपकी सारी बातें मैं पल्ले से बांध के रखूंगा सर। सर एक्चुअली मुझे शादी की छुट्टियां चाहिए। कितनी? सर हाँ जी, 3 दिन की छुट्टी? वो 3 दिन की छुट्टी? पागल हो गए, इतने दिन क्या करना है? ओए मोटे, 3 दिन तो बड़े होते हैं, जा निकाह पढ़ते सीधा वापस आ। सर 3 दिन के तो फंक्शन होते हैं, इतना तो बेचारे का हक बनता ही है। फंक्शन उन्हें आप करने ने, ढोल बजांदा हो। ओए मोटे, अभी तू शादी के नीचे आया नहीं और आवाज ऐसे निकाल रहा है जैसे चूही पाँव के नीचे आई होती है। 3 दिन की छुट्टी मांग कौन रहा है? अच्छा, 3 मिनट की? 1 2 3 मंथ की। 3 महीने दी? 3 महीने? मेरे ख्याल ना 1 महीना शादी करेगा, 1 महीना लड़ाई करेगा, तो फिर अगला महीना तलाक करके फिर आएगा। बहुत साहब मेरे बाप जैसे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? और बेवकूफ इंसान, 15 दिन की जो छुट्टी है ना वो प्राइवेट सेक्टर में मिलती है और 1 महीने की सरकारी, और तुम किस हिसाब से 3 महीने की मांग रहे हो? मोटू, अब तो बच्चों को स्कूल की छुट्टियां भी 3 महीने की नहीं होती। मैडम अगर गर्मी और सर्दी बढ़ जाए तो वो छुट्टियां भी बढ़ जाती हैं। अच्छा, तुम ज्यादा बढ़ रहे हो, बताओ प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? सर प्रॉब्लम तो है, मेरी शादी है 3 माह में। शादी ये प्रॉब्लम है? शादी अगर प्रॉब्लम है, तुम्हें पता चल गया इस बात का? अगर तुम्हें पता चल गया है तो शादी से पहले कैसे पता चल गया? हमें तो शादी के बाद जाके पता चला है। सर 8 साल की जॉब में मैंने एक भी छुट्टी नहीं की। आप तो मुझे इतवार को भी बुला लेते हैं कि मेरे घर की थड़ी ठीक कराओ। बेटा वो तो अपना पर्सनल है ना। और तो और सर, जब इतवार के दिन में काम खत्म करके घर जाने लगता हूँ, आप टाइम देख के कहते हैं अभी 8 घंटे पूरे नहीं हुए। वो मजाक करता हूँ यार। इस इतवार को मैं आपके यूपीएस में बिजली भरवा रहा था। यूपीएस में बिजली कौन भरवाता है? वो तो खुद ही भर जाती है। सर चलिए, वो तो खुद ही भर जाती है। हाँ। तो आपके घर के जाले जो भाभी मुझे ऑर्डर देती है कि उतार के जाने हैं, वो गया। मैं जंगल च रहना कि हर हफ्ते मेरे घर जाले लग जाते हैं। सर हर 15 दिन बाद आपके बच्चों की कटिंग करवा के लाता हूँ, उनके पैम्पर्स मैं लेके आता हूँ। ऐसे घर के काम आपके सारे मैं ही करता हूँ। मैं रिच दे बच्चे जम्मे ने, मेरे 15 दिन बाद उन्होंने वाल बज जाते हैं। सर पिछले 8 सालों में आपने जितने डिनर्स किए हैं, जितनी फिल्म्स देखने गए हैं, आपके बच्चों को मैं ही संभालता हूँ। बच्चे तो मेरे 2 साल पहले होने थे, तू 18 सालों तो संभाली जान रहे हैं। सर वैसे ये है तो बड़ा कोऑपरेटिव। मिडनाइट जब मुझे क्रेविंग्स होती हैं, भूख लगती है, तो फिर मैं इसी को कॉल करती हूँ, पिज्जा ला दो, बर्गर ला दो। सर ये हमारे ऑफिस का मोटू पांडू है ना। शुक्रिया बाबू मशाई। वो अलग बात है कि बकाया नहीं देता। आप जितने पैसे देते हैं उसका तो बकाया होता भी नहीं। पल्ले से 10-20 डाल के आपका सामान लेके आता हूँ, बल्कि मुझे पिज्जा हट वाले टिप देते हैं कि इतनी दूर से पैदल आते हो। सर देखिए, 15 दिन की छुट्टी होती है ना ऑफिस से, इसे 16 दिन की दे दें। चलो ठीक है, उसने कह दिया तो कर लो 16 दिन की। आइंदा से आपने किसी और से काम करवाने अपने, ये है मेरी वफाओं का सिला। मोटू, तुम क्यों शादी से तलाक तक का सफर चाहते हो? 1 मैन आर्मी हूँ आपकी। अच्छा, ऑफिस के जितने भी नेटवर्किंग के इशू हैं वो मैं सॉल्व करता हूँ, बिल मैं जमा करवाता हूँ। वाईफाई ना आ रहा हो तो राउटर पकड़ के छत पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह मैं खड़ा हुआ होता हूँ। हाँ, मैं भी कहनी कदी कदी एडे गंदे सिग्नल क्यों आंदे पे हैं। सर मेरी वफाओं को सिला दें। 16 दिन की छुट्टी तो मिल रही है, अब और क्या सिला चाहिए तुम्हें? सर मैं तो कहती हूँ इसे दे दे 3 महीने की छुट्टी। चलो ठीक है, 3 महीने की छुट्टी दी, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? 3 महीने से 1 दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। डन मिस्टर, थैंक यू। और सर 3 माह की सैलरी भी तो एडवांस देना, और वो जो शादी वाला फंड होता है, और कुछ पर्सनल लोन भी तो देना। बेटा तू ज्यादा पर्सनल नहीं होने लग पे हुण। पहले तो तेन मैं दिया 3 महीने की सैलरी, फिर उस बाद तेन मैं लोन भी दिया, उस बाद मैं तेन शादी फंड भी दिया, फिर तेन मैं पल्लियों भी दिया। तो सर आप भी तो घर बुला के इतने पर्सनल सारे घर के काम करवा लेते हैं ना, वो पर्सनल तो होगा। नहीं तो जेड़ा पिज्जा तेरे नाल लेके जांदा जी, वो सरकारी हुंदा? सर मैं उसको पेट्रोल के भी पैसे देती हूँ और टिप भी देती हूँ। बताया उसने कि पिज्जे वाले टिप इसे देते पैदल आने की। और सर पिज्जा मंगवाती हूँ तो मुझे मिलता क्या है? आते आते सारा चिकन तो ऊपर से ये खा जाता मोटू। हाँ तो चीज तो अंदर ही होती है ना उसके। अच्छा बेटा, सैलरी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, वही हमारी पॉलिसी है। कोई लोन नहीं मिलना और कोई अपना ज्यादा पैसे नहीं मिलने। चले फिर सलामी अच्छी डाल दीजिएगा। ठीक है, सलामी तो इंशाल्लाह ताला इहो जी दुआवांगा मैं। एक और पिद्दू सा काम। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਕੜਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। सर कितना बुरा लगेगा मेरी शादी में लोग आपको देख के कहेंगे सानू पहली शख्स ही नाइयां दा मुंडा। सर आपको पता है कि शादी बड़े घर में हो रही है मेरी, तो आपको पता है बड़ों के शशके शुष्के बड़े होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी ना वो लैंड क्लोजर में बैठ के जाऊँ सर। मेरी लैंड क्लोजर तेरा ब्याह पुत्र उच्च मेरा, वैसे मेरा हाल वेख ले। सर
और मरवाएं टाकियां लैंड क्रूजर पे। सर 6 महीने से वो टाकियां मार रहा है लैंड क्रूजर पे और यही ख्वाब देख रहे हैं कि इसकी फ्रंट सीट पे बैठ के शादी करूंगा। सर मैं आपकी होने वाली बहू को कह भी बैठा हूँ कि मैं लैंड क्रूजर पे आऊंगा। सर पॉइंट तो है, मोटू का पॉइंट तो वैलिड है। टाकियां तो आप ही क्रूजर पे चल मार। ठीक है यार, ले जाइए। अच्छा सर, हाँ एक और इतू सा काम। बस कर दे, इत्तू से इतने इतने काम है तेरे। सर मैं चाहता हूँ कि भाभीयों वाली जितनी रसूमात है ना वो आपकी बेगम और मेरी भाभी करें। अच्छा चलो ये भी मान लेते हैं। मैं ना एक्चुअली आपकी बहू को कह बैठा हूँ कि तुम्हें ना मैं रानी हार डालूंगा। अच्छा तो वो मैंने उस दिन भाभी के गले में देखा था ना। अच्छा मेरी बीवी वाला हार तेरी बीवी के गले। उठ निकल बाहर से, खाना खराब दा पुत्र। रानी हार दे दे, रानी हार दे दे, मुड़ के कल कहेगा अपना घर भी मैनू दे दे, गड्डी भी मैनू दे दे, आ बाहर निकल, मैं इत्थे रहना। चल निकल बाहर, तो परसों ऑफिस जाके मालिक भी बन के बैठ जाएगा। चल बाहर निकल। सारे सही कहते थे, हाँ ये सेठ सेठ ही होते हैं, ये कभी किसी के नहीं। हाँ नहीं होते। चल चल चल, आहो ठीक है, भी ठीक है। चल मेरी एडवांस सैलरी तो दे दें। रानी हार छड़े हाँ जी। ये भी छड़। गाड़ी गाड़ी हैं? प्राडो इंशाल्लाह तेन मिलेगी। चल ब्याह वाले दिन आएगी। चल बाजी, आप मेरी शादी पे ढोलकी बजाएंगी ना? ढोलकी है तुम्हारे पास? नहीं, ढोलकी आप घर से ले आना, ऊपर बजाने वाली चमची मैं दे दूंगा। हैं लो चम्मच लेके तू ढोलकी दी करोड़ी लानी है। बाजी, मैंने क्या करना है? मेरी शादी की रोटी बच जाएगी तो खा लेंगी आप। पुत्र तू मैंने बुला के वेख, तू वधी दी गल करना है, जे कट्टी ना ते मेरा ना चेंज कर दी। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की छोटी सी बात कि जब तुम्हारा अपना पेट भरा हुआ हो तो किसी भूखे को सब्र का दर्स ना दो। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।